हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बेहद अच्छे होंगे, अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो मैं दर्शन एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आप सभी के फेवरेट लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम दर्शन में। तो आशा करता हूँ आप सभी ने अपना जो त्यौहार जो था वो आपका होली सभी ने बना लिया होगा अच्छे से। तो बेटा एक बात हमेशा याद रखना, ज़िंदगी में जब भी आपके जो कलर भरेगा, रंग भरेगा, वो तभी भरेगा जब आपके पास एक अच्छी नौकरी होगी, आपके पास जो है एक सरकारी नौकरी होगी, तभी आपकी ज़िंदगी में होली और दिवाली का विशेष महत्व रहेगा। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं हाल ही में हिमाचल पुलिस की वैकेंसी भी शायद कुछ दिनों में आ जाए, और जो भी एग्ज़ाम आपके पोस्टपोन हुए थे या फिर कमीशन जो है सस्पेंड हुआ था, वो भी अब जो है आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो सबसे मेन बात वही है कि आपने जो है अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है, तो सिलेक्शन किसी ना किसी दिन ज़रूर हो सकता है ना। अगर जब पढ़ाई कंटिन्यू करोगे तो सिलेक्शन भी कहीं नहीं जाने वाला है ना। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, वो हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। पॉलिटी का आज मैंने टॉपिक उठाया है कि जो हमारा भारतीय संविधान में जो अनुसूचियाँ दी गई हैं, टोटल जो 12 अनुसूचियाँ हैं, उनकी आज हम एक एक करके चर्चा करेंगे, और लास्ट में इसी वीडियो में हम उनके एमसीक्यू भी करेंगे जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए थे। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये हर चीज़ को आपने एक तरह से नोट कर लेना है, मतलब कोई भी एग्जाम दे लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि हिमाचल या फिर इंडिया में कोई भी एग्जाम दे देना, आप एक वनडे कंपटीशन से लेके पीसीएस लेवल तक जो भी आपके क्वेश्चन अनुसूचित से पूछे जाते हैं वो इस वीडियो से बाहर नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। ये रहा, पहले मैंने बात किया, आप सभी जानते हैं कि हमारे, सबसे पहले बेसिक से जानकारी बता दूं कि हमारे भारत में जो है वो 28 राज्य हैं और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेश हैं, है ना। आप सभी जानते हैं। अगर मैं बात करूं सबसे पहले, अगर बात की जाए तो सबसे पहले जो है वो मूल रूप से जो है वो कितनी अनुसूचियां थी, जो हमारे पास जो है वो मूल रूप से जो है वो 8 अनुसूचियां थी, है ना। आप सभी जानते हैं 8, और इसमें जो है बाद में संविधान संशोधन करके 4 ऐड की गई, तो टोटल कितनी हो गई 12। तो वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं हमारे? 12 अनुसूचियां। ये बेसिक सी जानकारी थी। तो अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। इतने से ध्यान में रखना कि जब हमारा संविधान लागू हुआ, पूर्ण रूप से लागू हुआ, तब हमारे पास 8 अनुसूचियां थी। बाकी संविधान संशोधन करने के बाद जैसे जैसे वक्त बदलता है, विचार बदलते हैं, तो संविधान संशोधन होते हैं, तो उसमें 4 नई अनुसूचियां ऐड हो जाती है। तो वर्तमान में टोटल कितनी है? 12। द क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड, अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि वर्तमान में भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो सभी कह देना 12 है। अगर पूछे कि जब संविधान बना था मूल रूप से कितनी थी, तो कह देना 8 थी। चलिए अब बात करते हैं पहली अनुसूची। सबसे पहले आपको दिखाई दे रही होगी आपकी स्क्रीन पे पहली अनुसूची। सबसे पहले आपके पास पहली अनुसूची, अगर बात की जाए आपके पास पहली अनुसूची, ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रही होगी पहली अनुसूची। जो पहली अनुसूची है वो क्या बात करती है आपकी, आइए देखते हैं। तो पहली अनुसूची में आपके बताया गया है, पहली अनुसूची में बताया गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। ध्यान में रखेंगे, पहली अनुसूची में कहा गया है संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, अर्थात बोलने का तात्पर्य यह है कि राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के नाम एवं उनके अधिकार, उनके नाम और अधिकार के कौन सी अनुसूची में दिए गए हैं, वो दिए गए हैं आपकी पहली अनुसूची में। सभी जानते हैं वर्तमान में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं, और 8 जो है वो क्या है? यूनियन टेरिटरी। तो इन सब की बारे में बात कौन सा अनुसूची करती है? हमारी अनुसूची नंबर 1, प्रथम अनुसूची, इन सभी के बारे में बात करती है। जैसे आपके पास बुक होती है, उसमें कोई अनुसूचियां दी होती है ना, तो आपको क्या होता है, पूरी बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप सीधा उसी को चैप्टर को करेंगे जहां पे आपका लिखा होता है। उसी तरह से जो पहली अनुसूची में है उसमें 28 राज्य और 8 केंद्र प्रशासित प्रदेशों के बारे में जानकारी दी गई है। इज दैट क्लियर? इतना सभी को क्लियर हो गया कि प्रथम अनुसूची में ये दिया गया है हमारा संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। चलिए बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट अनुसूची। इसके बाद आती है हमारे पास द्वितीय अनुसूची। दूसरी अनुसूची में क्या कहा गया है? भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन के बारे में कहा गया है। ठीक है, अब बात करते हैं पहली अनुसूची, अभी हमने देखी संघ राज्य और संघ एवं यूनियन टेरिटरी, उसके जो संघ के जो क्षेत्र हैं उसके बारे में कहा गया था। इसके बाद में हमने दूसरी अनुसूची में देखा कि भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते पेंशन के बारे में कहा गया है दूसरी अनुसूची में। देखो सबसे पहले क्या हुआ,
संघ एवं राज्य उसके क्षेत्र के बारे में, और सीधी बात कौन से आ गई, पैसे की। तो दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप सभी जानते हैं क्या है, पैसा है ना। बोलते हैं ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा क्या होता है, रुपया, है ना। तो डायरेक्ट आगे संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन। अब आप सभी क्वेश्चन पूछोगे कि ये जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं इनमें कौन कौन से आते हैं। तो जो आपके संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं उसमें किस किस के जो वेतन भत्ते आएंगे वो किसके आएंगे, छोले भटूरे वाले के तो नहीं आएंगे, पटवारी के भी नहीं आएंगे, पुलिस के भी नहीं आएंगे। तो जो संवैधानिक पदाधिकारी होते हैं वो होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने बताए हैं। कौन कौन आता है इसमें, इसमें आ जाता है आपका, एक तो आगे आपका राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया, है ना। और साथ में राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, मंत्रिपरिषद, प्राइम मिनिस्टर आ गया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश। इसी के साथ साथ विधानसभा के अध्यक्ष आ जाएंगे, उपाध्यक्ष भी आ जाएंगे, और विधान परिषद के सभापति और उपसभापति और कैग। ठीक है, ये सारे जो हैं वो संवैधानिक पदाधिकारी में आते हैं। तो इनके जो वेतन भत्ते की बात कही गई है वो किस में कही गई है, दूसरी अनुसूची में कही गई है ना। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास कि इन सभी के वेतन एवं भत्ते भारत की संसद निर्धारित करती है। यहां से भी आपका एक क्वेश्चन बन जाता है इंपॉर्टेंट कि ये जो संवैधानिक पदाधिकारी वाले मैंने बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जो भी हैं, तो इनका यहां से क्वेश्चन पूछा था गया था आपसे कि इन सभी के वेतन एवं भत्ते किसके द्वारा किए जाते हैं, वो भारत की संसद निर्धारित करती है। अब आप सभी जानते होंगे कि संसद में कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारे राष्ट्रपति हो गए, और लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन जो है वो संसद के अंग होते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि सभी के जो वेतन भत्ते हैं वो कौन निर्धारित करता है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या था, संसद इनके वेतन भत्ते जो है वो निर्धारित करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, इन पर कोई भी आयकर नहीं लगता, इन पर कोई भी जो है वो टैक्स नहीं लगता, इनकी सैलरी पे कोई भी टैक्स नहीं लगाया जा सकता। जैसे हमारे जो पूर्व जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, वो एक बार भाषण दे रहे थे कानपुर में, तो उन्होंने क्या कहा कि हमारा पैसा जो है वो मतलब आयकर में मतलब टैक्स में कट जाता है। तो उन्होंने वो गलत बात कह दी थी, क्योंकि शायद उनको नॉलेज नहीं होगा, संविधान नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, इस वजह से। तो जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भी संवैधानिक पद के अधिकारी होते हैं, उनका टैक्स, उनकी सैलरी का टैक्स जो है वो नहीं कटता है। ठीक है, नेक्स्ट है, महान्यायवादी व महाधिवक्ता के वेतन को राष्ट्रपति निर्धारित करता है। इनके वेतन को कौन निर्धारित करता है, महान्यायवादी और महाधिवक्ता के वेतन को भी वो है राष्ट्रपति निर्धारित करता है। ये सारे आपके क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में कि महान्यायवादी का वेतन कौन निर्धारित करता है, ठीक है, इसलिए आपको बताया जा रहा है, निर्धारित करता है। और इनके जो सैलरी होती है, वेतन को क्या कहते हैं, रिटेनर। ये भी क्वेश्चन बनता है कि इनकी सैलरी को क्या कहा जाता है, तो इनको कहा जाता है रिटेनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास, राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के वेतन को उपलब्धियां कहा जाता है ना। क्या कहते हैं इनके वेतन को, उपलब्धियां। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास तीसरी अनुसूची। अब आती है हमारे पास, कौन सी अनुसूची आती है, तीसरी। अभी हमने पहली अनुसूची पढ़ी, दूसरी पढ़ी, अब बात करते हैं तीसरी अनुसूची की। तो तीसरी अनुसूची आपसे बोल रही है कि भारत के विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ के बारे में। शपथ, अब शपथ जैसे कोई बन जाता है मंत्री तो उसको शपथ दिलाई जाती है, तो उसका जो जिक्र किस में किया गया है, हमारे संविधान की तीसरी अनुसूची में। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरी अनुसूची। अब बात करते हैं हमारे पास चौथी अनुसूची। अगर बात करते हैं चौथी अनुसूची, तो इसमें क्या बताया गया है आपके पास, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा की जो सीटें होती हैं उनका जो आवंटन है वो हमारे भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि पांचवी अनुसूची किस बारे में बात करती है। अब है आपके पास आगे पांचवी अनुसूची। इस तरह से आपसे क्वेश्चन बन जाते हैं, सुमेलित कीजिए, पहली अनुसूची में क्या है, दूसरी में क्या है, तीसरी में क्या है, चौथी में क्या है। तो इस तरह से अगर आपको डिटेल में पढ़ा होगा तो कभी भी एमसीक्यू गलत नहीं होगा, है ना। तो पांचवी अनुसूची में बताया गया है आपका, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। जो आपकी जो पांचवी अनुसूची है उसमें जो है वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए क्या दिया गया है, वो विशेष प्रावधान दिए गए हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा अगर आपसे कि पांचवी अनुसूची में क्या दिया गया है, तो आप कह देना अनुसूचित जाति और जनजाति के विशेष प्रावधान। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आती है अब छठी अनुसूची। यहाँ से आपके पास आती है छठी अनुसूची। अगर मैं बात करूं छठी अनुसूची की, तो इसमें क्या दिया गया है आपका, छठी अनुसूची में एक ट्रिक याद रखेंगे आप हमेशा, एटीएम का स्क्वायर, मतलब एम 2 बार है ना, एटीएम का स्क्वायर। तो ए से क्या हो गया आपके पास, असम, टी से हो गया आपका त्रिपुरा, और एम से क्या हो गया, मेघालय, और एम से क्या हो गया, मिजोरम।
मिजोरम ध्यान रखेंगे, मणिपुर भी, मेघालय मतलब मेघालय भी आ गया, मिजोरम भी आ गया, मणिपुर नहीं आएगा, तो ATM का स्क्वायर है। तो छठी अनुसूची में क्या क्या आ गया है, इनमें जो है वो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम को जो है वो विशेष प्रावधान दिए गए हैं। इज दैट क्लियर? इसमें आपसे इतना ही पूछेगा कि जो छठी अनुसूची है उसमें जो विशेष जो अधिकार दिए गए हैं, जो विशेष जो प्रावधान किए गए हैं, वो उसमें कौन कौन से राज्य शामिल है, तो ध्यान में रखेंगे असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आती है आज की 7वीं अनुसूची। नेक्स्ट है हमारे पास 7वीं अनुसूची। तो आप सभी से पूछे, सभी जानते होंगे, एक आर्टिकल होता है हमारे पास 246, उसके तहत जो है वो 3 अनुसूचियां रखी गई है। आर्टिकल जो है वो आपका 246, उसके तहत जो है वो 3 अनुसूचियां रखी गई है। उसमें जो है उनकी शक्तियों का विभाजन बताया गया है, उनके जो है डिवाइड किया गया है शक्तियों का। जैसे आपके पास है संघ सूची हो गई, राज्य सूची हो गई, समवर्ती सूची हो गई, तो इनके बारे में जो है वो विशेष जो है वो शक्ति का विभाजन किया गया है। चलिए अब एक एक करके देखते हैं। जैसे हमारे पास है सबसे पहले संघ सूची। तो जो भी विषय दिए गए हैं, मतलब जो संघ सूची में जो भी विषय दिए गए हैं, उन पर जो कानून बनाने का काम है वो कौन करती है, संसद करती है। कौन करती है उन पर कानून बनाने का काम, वो करती है संसद। अब यहाँ पे मैंने लिखा है वर्तमान में जब हमारा मूल जो संविधान बना था उसमें कितने विषय थे, संघ सूची में 100 विषय थे, और जो है वर्तमान में जो है वो 100 विषय हैं, और मूल रूप से वो कितने थे, 97 थे। कई बार बड़े लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, बट छोटे में नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य सूची। अगर मैं बात करूं राज्य सूची, तो इसमें जो है वो वर्तमान में जो है वो 61 है, और मूल रूप से वो 66 विषय थे। इसके बाद बात की जाए समवर्ती सूची की, तो समवर्ती सूची में 52 विषय थे वर्तमान में, और 47 थे आपके मूल रूप से। और ये जो समवर्ती सूची है वो हमारे जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन सी अनुसूची कहाँ से ली गई है, कौन सा अधिकार कहाँ से लिया गया है, DSP कहाँ से लिया गया है, वो हमारा अलग टॉपिक में आ जाता है, बट हमें आज जो है वो सिर्फ अनुसूचियों के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो समवर्ती सूची जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो संघ सूची में क्या आ जाता है आपका, संसद। कानून बनाने का अधिकार किसको है, संसद को। अगर बात की जाए राज्य सूची की, तो कानून बनाने का अधिकार किसको है, विधानसभा को, ठीक है। अगर बात की जाए समवर्ती सूची की, तो इसमें जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो दिया गया है आपका संसद और विधानसभा, अर्थात दोनों को दिया होता है। ये आपकी बेसिक सी जानकारी है, बट यही क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास आज की आती है हमारी 8वीं अनुसूची। अब देखते हैं 8वीं अनुसूची में क्या कहा गया है। तो 8वीं अनुसूची में आपका कहा गया है कि जो संवैधानिक भाषाएं हैं, संवैधानिक भाषाओं के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है, हमारी 8वीं अनुसूची। भाषाओं से रिलेटेड कौन सी हो जाएगी आपकी 8वीं अनुसूची। तो वर्तमान में जो है वो हमारे पास 14 भाषाएं थी। जब 1950 में जो है हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वर्तमान में 14 भाषाएं थी। इसमें 8 भाषाएं अलग से जोड़ी गई, तो वर्तमान में कितनी हो गई, टोटल 22 भाषाएं हो गई, ठीक है। जब संविधान लागू हुआ था तो 14 थी, बाद में जो है वो 8 लागू की गई, तो टोटल कितनी है वर्तमान में संविधान में हमारे 22 भाषाएं। चलिए अब देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास पूछेगा कि कौन सी भाषा जोड़ी गई और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं, सबसे पहले जो है वो आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई। तो सबसे पहले कौन सी जोड़ी गई, सिंधी भाषा जोड़ी गई। कौन सा संविधान संशोधन होता है, वो होता है आपका 21वां संविधान संशोधन। अब तक टोटल कितने संविधान संशोधन हो चुके हैं, कमेंट करके बताएंगे सारे के सारे, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन हो गया है, 21वां संविधान संशोधन। अगर डेट पूछेगा तो हो जाएगा 1967, सिंधी भाषा जोड़ी गई, है ना। 21वां संविधान संशोधन था, और कब हुआ था ये, 1967 में। नेक्स्ट हमारे पास 14 के बाद कितनी भाषा हो गई, अब 21वां संविधान से 15, टोटल भाषा कितनी होगी, 15। चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्या जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ये कौन सा संविधान होता है, संविधान संशोधन होता है आपका 71वां। देखो पहले हुआ 21वां संविधान संशोधन, सिंधी भाषा जोड़ी गई। अब होता है 71वां संविधान संशोधन, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई। इनकी ट्रिक भी है, आप ध्यान रखेंगे। एक ट्रिक है हमारे पास नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, है ना। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक से आपका ध्यान रखेंगे। इसमें जो है वो आपकी 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन, अगर डेट पूछेगा तो कह देना 1992 में। 1992 में जो है वो आपका 71वां संविधान संशोधन होता है। तो 15 के बाद 3 और भाषा जुड़ गई, कितनी हो गई, टोटल भाषा होगी हमारी 18। इसके बाद एक और संविधान संशोधन होता है, उसमें जो है वो आपकी जो है वो 4 भाषाएं जोड़ दी जाती है। इसमें कौन कौन थी, मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ठीक है। मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली, ये 4 भाषाएं इसमें जोड़ी गई। कौन सा संविधान, 92वां संविधान संशोधन होता है, और एक कब होता है, 2003 में होता है, ठीक है।
तो इस तरह से आपका 18 4 22, इस तरह से वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं हो गई हमारे पास? 22। तो ये थी हमारी 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची जो है वो भाषाओं के बारे में बात करती है। पहले इसमें वर्तमान में 14 भाषा थी, फिर जो है संविधान संशोधन होता है, सिंधी भाषा सबसे पहले जोड़ी जाती है, फिर नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, फिर मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली। तो इस तरह से हमारे पास आज वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास अनुसूची नंबर 9वीं। 9वीं अनुसूची में क्या कहा गया है आप सभी देख लेना एक बार। 9वीं अनुसूची, तो इसमें जो है वो प्रथम संविधान संशोधन हुआ। जब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई तो इसमें क्या होता है? पहला संविधान संशोधन। तो पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था? 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार को करना, है ना। भूमि सुधार से जो है वो आपका जो है 1951 में जो है 9वीं अनुसूची से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन भी 1951 में हुआ था, ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास 10वीं अनुसूची। अब आ रही है हमारे पास 10वीं अनुसूची। अगर आपसे कभी भी पूछे कि 10वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है तो आप कह देना दल बदल। दल बदल से रिलेटेड कौन सी हो जाएगी आपकी 10वीं अनुसूची। और अगर पूछे कि कौन सा संविधान संशोधन था ये, तो ये था आपका 52वां संविधान संशोधन। और कब हुआ था ये? 1985 में। कब हुआ था ये? 1985 में 10वां संविधान संशोधन हुआ था। 52वां संविधान संशोधन हुआ था। और अनुसूची कौन सी थी? 10वीं अनुसूची। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास। अब आती है 11वीं अनुसूची। अब कौन सी आ गई हमारे पास? 11वीं अनुसूची। टोटल अनुसूचियां कितनी है हमारे संविधान में? 12 हैं। तो ये है सेकंड लास्ट। तो अगर पूछे कि 11वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है तो वो हो जाएगी आपकी पंचायतों से रिलेटेड। पंचायतों के बारे में कौन सी अनुसूची बात करती है? आपकी 11वीं अनुसूची। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा भी किसी अनुसूची के द्वारा दिया गया, वो भी दिया गया था आपका 11वीं अनुसूची में। तो इसमें एक संविधान संशोधन होता है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में होता है। बट लागू कब से होता है? 1993 से ये लागू होता है। 92 में ये संविधान संशोधन हुआ और लागू कब हुआ? 1993 में। इसलिए आप सभी जानते हैं 24 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को जो है वो हमारा पंचायती राज, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस भी बनाया जाता है। ये भी आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो आप कहते हैं ना 24 अप्रैल को। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे आज की जो अंतिम अनुसूची है वो है हमारी 12वीं अनुसूची। अगर मैं बात करूं 12वीं अनुसूची तो ये किससे रिलेटेड हो जाएगी? आप सभी देख पा रहे हैं 12वीं अनुसूची जो है वो आपकी नगर पालिका से रिलेटेड है, अर्थात शहरी निकाय से रिलेटेड है। तो इसमें भी एक संविधान संशोधन हुआ। कौन सा संविधान संशोधन था? 74वां संविधान संशोधन था। और कब हुआ था? ये भी 1992 में। तो ये थी हमारी 12 की 12 अनुसूचियां। हमने एक एक करके डिस्कस कर ली डिटेल में। अब देखते हैं जो हमारे एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे उनको चर्चा कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे कि भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची में शामिल है। अभी पढ़ी हमने कि 11वीं अनुसूची में क्या दिया गया है, तो उसमें कहा गया था पंचायतों की शक्तियां, अधिकार। अभी पढ़ा ना हमने 11वीं अनुसूची कब लागू हुई थी? 1992 में। 1992 में संविधान संशोधन हुआ और 93 में ये लागू हो गई। अभी पढ़ा। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत 11वीं अनुसूची क्या बात करती है? पंचायतों की शक्तियां और उसके अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची द्वारा केंद्र और राज्यों की विधायी शक्तियों का विवरण किया है, तो ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7वीं अनुसूची अभी हमने पढ़ी, उसमें क्या दिया गया था? 3 प्रकार की शक्ति अभी पढ़ी थी हमने, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, है ना। ये सभी अभी हमने पढ़ी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे आपके प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। एक पीसीएस लेवल के भी इस तरह से पूछे गए थे एक बार कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है? अभी हमने पढ़ा कि जो 6ठी अनुसूची अभी हमने देखी थी 6ठी अनुसूची, तो उसमें जो है वो अब मैंने अभी बताया था आपको ATM का स्क्वायर मतलब डबल M, ATMM। तो इसमें क्या आ गया? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। तो अनुसूची नंबर 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दल बदल निरोधक कानून के बारे में उपलब्ध है। दल बदल अभी हमने पढ़ा, दल बदल कौन सा हो जाएगा? हमारी 10वीं अनुसूची। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो इसका भी हो जाएगा हमारा 7वीं अनुसूची। अभी हमने देखी थी कर लगाने का अधिकार कौन सी थी? वो 7वीं अनुसूची थी। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास राज्य एवं संघ क्षेत्र। अभी हमने स्टार्ट की थी जब क्लास, ये क्वेश्चन पढ़ा कि राज्य एवं
संघ राज्य क्षेत्र भारतीय संविधान के किस अनुसूची का विषय है? तो अभी हमने पढ़ा था पहली अनुसूची में, राज्य एवं संघ के क्षेत्र में, राज्य एवं संघ राज्य के क्षेत्र में बताया गया था, वो था हमारा पहली अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वीं अनुसूची का महत्व है। तो 8वीं अनुसूची में क्या दिया गया था हमारे पास? भाषाएं। पहले कितनी थी? 14 थी। फिर पहला संविधान संशोधन, जैसे संविधान संशोधन होता है हमारे पास 21वां सिंधी भाषा जोड़ी गई, उस तरह से संविधान संशोधन हमने पढ़े। तो वर्तमान में जो है वो 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची इनके बारे में बताती है ना। इज दैट क्लियर? तो ये थे हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछे कभी भी जो हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, वो कृषि है, वो उसका संबंध किससे है, तो वो आप कह देना राज्य सूची से है। कृषि किसके अंतर्गत आता है? राज्य सूची के अंतर्गत आता है कृषि। अगर पूछे वन किस सूची के विषय है, तो वो आप कह देना समवर्ती सूची का। और समवर्ती सूची में आपका क्या आता है? शिक्षा भी आपका समवर्ती सूची में आता है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है आज का ये, डाकघर, बचत बैंक, शेयर बाजार किस सूची के विषय हैं? अगर पूछे कभी भी कि जो हमारे डाकघर हैं, बैंक हैं, शेयर बाजार है, वो किस सूची के अंतर्गत आते हैं, तो इसका हो जाएगा संघ सूची। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि संघ सूची में कौन कौन से आते हैं, राज्य सूची में कौन कौन से आते हैं, और समवर्ती सूची में कौन कौन से आते हैं। तो ये था हमारा आज का छोटा सा सेशन, बट आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सेशन। यहाँ से क्वेश्चन आपका हमेशा पॉलिटी का बनता ही बनता है। आपके अनुसूचियाँ हो गए, अनुच्छेद हो गए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रस्तावना, उद्देश्य, मतलब जो भी है प्रियम्बल, तो यही है पॉलिटी में, कुछ खास टॉपिक नहीं है। अगर आप इनको भी क्लियर कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा आज का सेशन। जल्दी ही हम लाइव वीडियो भी स्टार्ट करेंगे, तब तक चैनल को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।